नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नोएडा से खबर है, जहां गार्डन ग्लेरिया मॉल में बार संचालक की कारस्तानी सामने आई, जहां शराबियों की महफिल में भगवान श्री राम का मजाक बनाया गया और श्री राम और रावण के बीच का संवाद को डबिंग कर चलाया गया। तो देखिए वो बार जहां पे शराब परोसी जाती है, जहां शराब पी जाती है, वहां पे रामायण के संवाद को डबिंग करके उसे चलाया गया। तो गार्डन ग्लेरिया मॉल में बार संचालक का यह कारनामा सामने आया, जहां शराबियों की महफिल में श्री राम का मजाक बनाया गया। गार्डन ग्लेरिया के मॉल में जो कई ऐसे पब हैं, कई ऐसे क्लब हैं जिसमें कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसके चलते वहां पे कार्रवाइयां भी हुई हैं। बावजूद इसके एक और नया मामला सामने आ गया। सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो गार्डन्स गैलेरिया मॉल के लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स बार का बताया जा रहा है। इस वीडियो में प्रसिद्ध सीरियल रामायण धारावाहिक के कुछ पात्रों को दर्शाया गया है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। इसका संज्ञान लेते ही थाना 39 की पुलिस द्वारा तुरंत ही एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। धाराएं 153A और 295A में 3 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से एक अभियुक्त की अरेस्टिंग हो भी चुकी है। अन्य विधिक और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, गार्डन ग्लेरिया मॉल में रामायण को लेकर यहां पे चूंकि शराबियों की ये महफिल, वहां पे रामायण का संवाद जिसे डब किया गया। और देखिए, एक वीडियो वायरल हुई जहां गार्डन गैलेरिया बार के अंदर जो है एक शराबियों की महफिल में एक बार के अंदर जो पार्टी चल रही थी और पार्टी में शराबियों की महफिल में एक कारस्तानी करके पूरी तरीके से श्री राम और रावण का बीच एक संवाद कर एक डब कर एक गाना चलाया गया और गाने के बाद वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी और जांच में जुटने के बाद एफआईआर दर्ज इस पूरे मामले में कर ली गई है। हालांकि इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस तरीके से देखा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो ट्रेंड कर रही थी और ट्रेंड के बाद जो लोग हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके से बताया पुलिस ने, इस मामले में कड़ी कठोर तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भगवान के नाम को अपमान किया गया और कहीं ना कहीं शराबी जो उस गाने पर नाचते हुए नजर आए और जिस वीडियो तस्वीर में देखा गया कि श्री राम भगवान का फोटो उसमें चलाया गया और उसके बाद में रावण का जो रावण है उनका संवाद करके चला गया डब करके, तो कहीं ना कहीं दोनों के सीन चलाए गए और सीन चलाने के बाद में ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी कर रही है और पुलिस का दावा है कि कोई भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि एक बड़ा कारनामा आया है फिर गार्डन गैलेरिया का। बहुत शुक्रिया निशांत जानकारी के लिए। तो ये इस मॉल में इस तरह की हरकत की गई, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है। रामायण के सीन को क्लब में दिखाया गया और डब करके उसे चलाया गया। पुलिस ने अब मामला दर्ज किया, कार्रवाई की जा रही है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरियाणा के झज्जर में एम्स अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। इसके बाद दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे और कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। देश में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है और पिछले 24 घंटों में देश में 5,880 केस आए हैं। इस दौरान 12 लोगों की जान गई। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर चिंता को बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आरएमएल अस्पताल का भी दौरा किया, झज्जर के एम्स अस्पताल का भी दौरा किया, वहां पे तैयारियों को परखा। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, कोरोना एक बार फिर डराने लगा है, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री भी अलर्ट है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और निश्चित रूप से
जो तमाम स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं या तो स्वास्थ्य जो उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वहां पे भी ये मॉक ड्रिल कराया गया है। और सरकार की यही कोशिश है कि किस तरीके से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल पाया जा सके। आपकी देखिए करीब 35,000 से ज्यादा जो कोरोना के एक्टिव केस हैं वो देश में हो गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली की बात करें तो 700 से ज्यादा जो कोरोना केसेस हैं पिछले 24 घंटे में निकलकर सामने आए हैं। वहीं 5880 के आसपास जो देश भर में जो 24 घंटे में एक्टिव केस हैं उनकी संख्या हो गई है। ऐसे में सरकार चाहती है कि अभी देश स्तर पर या राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं है। और इसी कड़ी में जो मॉक ड्रिल है उसका आयोजन कराया गया था। और सिर्फ दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी थे या जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने वहाँ पे जायजा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मनसुख मंडाविया की बात करें तो वो आज दिल्ली अस्पताल गए, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल गए और वहाँ पे उन्होंने जायजा लिया कि अभी क्या कुछ वहाँ पे स्थिति है, खासतौर पर बेड की कितनी संख्या है। क्योंकि पिछली बार जब कोरोना के केसेस बढ़े तो आपने देखा था कि बेड की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम पड़ गई थी। ऐसे में भारत सरकार चाहती है कि किस तरीके से एहतियात बरता जाए कि अगर भविष्य में कोरोना के केसेस में इजाफा होता है तो सरकार जो है वो अलर्ट पे है और तैयारियां पूरी कर ली जाए ताकि पिछली बार जो अवस्था थोड़ी बहुत फैली थी वो कहीं ना कहीं अब देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। और खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां कोविड से निपटने को लेकर अस्पतालों में आयोजित राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल के तहत भागलपुर में भी बढ़ते कोरोना को देखकर अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता कुमारी ने कहा कि भागलपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देख सतर्कता बरती जा रही है, जबकि भागलपुर में बढ़ते कोरोना को देख कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां की गई हैं। यहाँ तो कोविड के टेस्ट के लिए कोविड केसेस की रिपोर्टिंग हो रही है, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने सभी पीएचसी, सभी एसडीएच और सीएचसी सब में मैंडेटरी करवा दिया गया है कि जो ओपीडी में मरीज हैं उसका एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाए। पहला बात है टेस्टिंग पर। दूसरी बात, जो इंडोर में मरीज भर्ती हैं उनका तो तभी भर्ती किया जाए जब टेस्ट हो जाए, एंटीजन टेस्ट हो जाए, आरटीपीसीआर के लिए भेज जाया जाएगा तो उसका रिपोर्ट आ जाए, तब उसका कोई उपाय किया जाएगा। यहाँ तक फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट से माफी मांगी है। 2018 में जस्टिस मुरलीधर पर टिप्पणी की गई थी और उसी टिप्पणी को लेकर उन्होंने माफी मांगी है। टिप्पणी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होकर माफी मांगी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री की माफी को स्वीकार किया है। अग्निहोत्री के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी इस पर पीयूष देंगे। पीयूष, विवेक अग्निहोत्री ने माफी मांगी है उस मामले को लेकर जिसमें जज पे टिप्पणी की गई थी। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो पीयूष तक मेरी आवाज नहीं जा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क और वो विस्तार से बता पाए कि आखिर चूंकि 2018 का मामला जिसमें जस्टिस मुरलीधर पे टिप्पणी की गई थी उस मामले में माफी मांगी है विवेक अग्निहोत्री ने। तो विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की जो कार्रवाई है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है, माफी को स्वीकार कर लिया गया है। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट से माफी मांगी है। 2018 में जस्टिस मुरलीधर पे टिप्पणी की गई थी। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, विवेक अग्निहोत्री ने माफी मांगी है जज पे टिप्पणी करने वाले मामले में। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट से जो माफी है वो कहीं ना कहीं मांगी है, क्योंकि 2008 में जस्टिस मुरलीधर पर की गई टिप्पणी को लेकर कहीं ना कहीं ये माफी मांगी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस टिप्पणी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होकर सीधे तौर पर विवेक अग्निहोत्री जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं उन्होंने माफी मांगी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री की माफी को कहीं ना कहीं स्वीकार भी कर लिया है। इसके साथ अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो राहत है वो कहीं ना कहीं विवेक अग्निहोत्री को मिली है और इसके खिलाफ जो अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी वो कहीं ना कहीं बंद हो गई है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं उन्होंने टिप्पणी की थी खासतौर से जस्टिस को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है और सीधे तौर पर उन्हें माफ कर दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से। और जो अवमानना की कार्रवाई भी चल रही थी तो वो भी बंद कर दी गई है। तो निश्चित रूप से विवेक अग्निहोत्री को एक बड़ी राहत जरूर मिली। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। और अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। तो अग्निपथ योजना के आने से पहले
एयरफोर्स में पेंडिंग नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई होगी और उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट मामले में 17 अप्रैल को अब सुनवाई करेगा। खबर बिहार से है, जहां आरजेडी की तरफ से दावत-ए इफ्तार का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राबड़ी देवी के आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इफ्तार में शिरकत करने के लिए सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन में शामिल सभी नेता पहुंचे। इस पार्टी में चिराग पासवान शामिल हुए और ना ही बीजेपी के कोई नेता शामिल हुए, जिनके बाद ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान आरजेडी की इफ्तार पार्टी में जाके सियासी तौर पर बीजेपी की भी चिंता बढ़ा रहे हैं। खबर बिहार के शास्त्री नगर से है, जहां अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जनप्रतिनिधि लगातार पहुंच रहे हैं। इस मौके पर सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे। पीड़ितों को मिल रहे सहायता पर रविशंकर प्रसाद ने संतोष जताया। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव और अधिक मदद सरकार से देने की मांग कर रहे हैं। मैंने इस भयावह दृश्य को देखकर मन बहुत दुखित हुआ है। मैंने यहाँ से ही कलेक्टर से बात किया, उन लोगों को कुछ पैसे मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं, तो उनको मिलना चाहिए। प्रशासन के पदाधिकारी भी यहाँ पर थे। सबसे ज़रूरत है कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय नहीं। मैंने कलेक्टर से कहा है कि मूविंग शौचालय आप तुरंत मंगाइए और जो यहाँ पर है उसको भी ठीक करिए, ताकि ये तो आवश्यकता है ना कि शौचालय की जरूरत पड़ती है। तो कलेक्टर साहब को मैंने कहा शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए, मैं तुरंत कार्रवाई करूँ। दूसरी बात है, इन्होंने बताया कि केबी सारे स्कूल में हम लोग के रात के सोने की व्यवस्था की गई और भोजन की व्यवस्था की गई। हमने कहा वो व्यवस्था चलनी चाहिए और मैंने कलेक्टर साहब से बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि इन लोग के जो घर जले हैं उसके पुनर्निर्माण की। और रमजान के महीने में सभी लोग इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इस इफ्तार पार्टी को लेकर सियासी घमासान भी अब काफी तेज होता जा रहा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे वार करने का मौका नहीं छोड़ रहे। इफ्तार में जदयू और आरजेडी के तमाम नेता शामिल हुए। वहीं जीतन राम मांझी भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और मांझी ने कहा कि सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इस पर बयान दे दिया है। नियम मुख्यमंत्री जी बोल ही दिए, उसके बाद हम लोगों को क्या बोलना है। नहीं, विपक्षी एकता मजबूत है सर, क्या मैसेज? एकदम भी विपक्षी एकता मजबूत है और रहेगा बिहार में भी और देश में भी। अब देखिए यहाँ भाजपा का अंतिम घड़ी हो गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्या भाजपा आउट हो जाएगी सर आने वाले चुनाव में? निश्चित खत्म हो जाएगी, निश्चित खत्म हो जाएगी, अब कहीं नहीं टिकेगी। आप लोग सब इंटैक्ट है सर? बीजेपी कह रही है कि 2024 में 0 पे आउट हो जाएगा महागठबंधन। ये एक कहने वाला का दिमाग थोड़ा सा बिचल गया है। सुप्रीम कोर्ट किसके अधीन में है ये भी देखा जाना चाहिए और जहां तक समझते हैं कि हमारे नेताओं की जो मांग है वो जायज़ है। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जिसे माता जानकी की नगरी कहा जाता है। जाहिर है धार्मिक मान्यता की है और जब राजा जनक ने हल चलाया था तब इस पवित्र स्थल से माता सीता प्रकट हुई थी, ऐसा कहा जाता है। समय समय पे इस पवित्र स्थल के विकास को लेकर और इस पवित्र धरती पे लोगों का ध्यान आकर्षित हो, इसको लेकर स्थानीय लोग हमेशा प्रयास करते रहे हैं। सीतामढ़ी के लोगों ने इस बार 29 अप्रैल को आयोजित होने वाले जानकी नवमी के त्यौहार को धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया है। हम लोग का जो जानकी मंदिर आयोजन कमेटी है उसको हम लोग मतलब महान जी के मार्गदर्शन हम लोग जनकपुर न्योता देने जा रहे हैं। 51 गाड़ी से जितना भी साधु संत हैं, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के या जो भी अफसर हैं, गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, 29 अप्रैल को आने के लिए न्योता देने जा रहे हैं। आप लोगों को भी आज हमारे जितने भी यहाँ भाई बंधु हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, ये सब जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं और वहाँ जाकर वहाँ के साधु संतों और समाज के जो भी भक्तगण है वहाँ के, उनको निमंत्रण देने का काम कर। और अक्सर अपने उल्टे सीधे बयानों और हरकतों को लेकर चर्चा में रहने वाले चक्रपाणी महाराज ने एक और
शिगुफा फेंका है। दिल्ली लाल किले का नाम बदलने को लेकर पीएम को पत्र लिखा है और लाल किले का नाम बदल के भगवा किला करने की मांग की है। चक्रपाणी महाराज ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है इसको लेकर। और यूपी निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि बीजेपी ने विकास किया है और विकास के नाम पे जनता वोट देगी। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नजदीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी है। सर, निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम आपके जो विपक्षी दल है लगातार आप लोगों पे हमलावर हो रहे हैं कि हम जनता के बीच में विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। आप लोग जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? विकास तो हमारी पार्टी कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो विकास के मुद्दों को ही लेकर के हम लोग जनता के बीच में खुद जाते हैं। और विपक्ष उत्तर प्रदेश में अगर निकाय चुनाव में देख लें तो अखिलेश यादव जी ने तो केवल कब्रिस्तान बनाने का काम किया। 18,000 आवास 5 साल में पास किए हुए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। उन आवासों को भी बनाने का काम योगी जी की सरकार ने किया। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बड़े बोलेपन की बात करता है। विकास के किस सवाल को लेकर के जाएंगे? हमारी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। योगी जी की और मोदी जी की सरकार काम कर रही है। जनता इसमें खुश है। होने वाले निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। सर, गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं निशाना साधा और कहा है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो अवांछित कारोबारियों से उनकी मुलाकात होती है। क्या लगता है आपको इस बयान पर? ये बहुत बड़ा खुलासा है। गुलाम नबी आज़ाद जी बहुत पुराने लीडर हैं और कांग्रेस के अंतर्मन की तमाम बातें वो जानते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया है, मैं समझ रहा हूँ ये एक गंभीर आरोप है। और इस तरह का मामला तो निश्चित तरीके से यही कारण रहा होगा कि जिन व्यापारियों से मिलते हैं उन्हीं के इशारे पर अपने देश की बुराई करते हैं ये बाहर जा कर के, और उन्हीं के इशारे पर ये लोकतंत्र की बुराई करने का काम करते हैं, हिंदुस्तान की बुराई करने का काम करते हैं। देश की जनता गुलाम नबी आज़ाद जी के बयान को समझे और राहुल गांधी जी को इसका सबक सिखाने का काम करे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश की जनता गुलाम नबी आज़ाद जी के बयान को समझे और राहुल गांधी को सबक दिखाने का काम करे। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। और दिल्ली में राजा भैया और उनकी पत्नी के तलाक का मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। पत्नी भानवीर सिंह के तलाक मामले में आज सुनवाई टल चुकी है। दाखिल तलाक परिवाद पे साकेत कोर्ट में सुनवाई टली है और जज की गैर मौजूदगी के चलते मामले में सुनवाई टली है। भानवीर सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। राजा भैया की तरफ से दाखिल तलाक याचिका पर समय मांगा गया और साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। महाराष्ट्र के अकोला में टीन शेड पे पेड़ गिरने से 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 लोग घायल हुए। यहां करीब 40 लोग यहां पे मौजूद थे और बता दें कि यह हादसा तेज बारिश और हवा चलने के कारण हुआ। इस वजह से एक नीम का पेड़ उखड़ के टीन शेड पे गिर गया, जिसके नीचे ये श्रद्धालु दब गए। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव शुरू किया गया। खबर अमृतसर के इस्लामाबाद से है, जहां पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खिलौना पिस्तौल के साथ लूट करने वाले एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों के पास से 2 पिस्टल खिलौने की तरह दिखने वाली बरामद की है और गिरफ्तार आरोपी इसी खिलौने के दम पे लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। और दिल्ली के थाना गोकुलपुरी इलाके के भागीरथी विहार गली नंबर 13 में रिटायर्ड टीचर राधेश्याम और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या से इलाके में दहशत है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपति की हत्या लूट के इरादे से की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर बुजुर्गों की सुरक्षा पे सवाल भी इस वारदात ने उठा दिए हैं।
और खबर नोएडा से है, जहां घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और चोरी का सामान खरीदने वाले दुकानदार समेत 4 शातिर गिरफ्तार हुए हैं। बंद घरों को ये निशाना बनाते थे। 50 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और अब इनसे पूछताछ के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। पता यह लगाया जा रहा है कि अब तक इन्होंने कहां-कहां किन-किन वारदातों को अंजाम दिया है और इनके साथी कौन है, सरगना कौन है, ताकि एक एक कड़ी को जोड़ के पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। और सीतापुर में बेकाबू रोडवेज बस दुकानदारों के ऊपर चढ़ गई। हादसे में 3 लोगों की जान गई, जबकि 4 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीतापुर से लखनऊ जा रही थी बस। NH 24 पर यह हादसा हुआ। और खबर प्रतापनगर से है, जहां यूटिलिटी रेत ढुलान के दौरान अचानक ब्रेक फेल होते जा रहे थे और इसकी वजह से एक हादसा हुआ। एक वाहन खाई में जा गिरा, जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और इन बच्चों ने लिफ्ट ली थी। उनकी दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई। इसका सूचना हमने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई है। तो DM साहब के आदेश से इनका PM भी यहीं पे हॉस्पिटल में किया जा रहा है। डॉक्टर की टीम आ चुकी है और बाद PM के इनके परिजनों की इनकी बॉडी सुपुर्द कर दी जाएगी। खबर अल्मोड़ा से है, जहां टैक्सी स्टैंड के पास बन रही निर्माणाधीन पार्किंग को लेकर बवाल मच गया। दरअसल लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए, अनियमितता के आरोप लगाए और कहा कि घटिया गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। भविष्य में कभी भी हादसा हो सकता है। इसको लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की, कई सवाल उठाए, कई आरोप लगाए। सवालों में निर्माणाधीन टैक्सी स्टैंड है, इसमें जिस सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ट्रक स्टैंड स्वीकृत हुआ था। वहाँ पर जो भी ठेकेदार है उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का के संरक्षण है और उसके संरक्षण के तहत ही वहाँ पर गुणवत्ता नहीं हो रही है और जो रेता बजरी का उपयोग होना चाहिए था वो मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा एक गंभीर विषय। इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। मैं सम्मानित जिलाधिकारी जी को पत्र भी लिखूंगा और उसके बाद से जाँच की भी मांग करूँगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।